बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब के हवाले से मैंने आपको कल कहा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने या जो पाकिस्तान के आम लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया आर्मी चीफ़ के स्टेटमेंट के बाद, और ये रद्द-ए-अमल तो अभी आ रहा है। मैंने बहुत सारी ख़वातीन ने रब्ता किया, उनके मैसेजेस आए और वो अपने दिल के जज्बात बता रही हैं। वो ये कह रही हैं कि हमने तो इतनी तबाही कभी ख़वातीन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में देखी नहीं। वो ये कह रही हैं ऐसा तो कभी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नहीं हुआ, ऐसा तो कभी ज़िया-उल हक़ के दौर में नहीं हुआ ख़वातीन के साथ, जो इस दौर में ख़वातीन के साथ किया गया। तो आर्मी चीफ़ कैसे कह सकते हैं कि दूसरी तरफ से ये मामला हो रहा है? हालांकि ये सब कुछ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ईमा के ऊपर किया गया और ये इस हुकूमत को बचाने के लिए किया गया। मामला तो पॉलिटिकल है ना, तो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आ रहा है लगातार। और मैंने आपसे कहा था कि ये जिस किस्म का एक खौफनाक रिएक्शन आया आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर के स्टेटमेंट के बाद, तो ये ऑब्वियस था कि उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द शिकंजा कसा जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि वो पाकिस्तान के मालिक हैं और बाकी सारे यहाँ पे कमी कमीन रहते हैं। लिहाजा जब भी कोई उनकी किसी पॉलिसी पे तनकीद करता है या उनकी किसी बात को डिनाई करता है या उसके खिलाफ खड़ा होता है, तो फिर उसको रगड़ा दिया जाता है। और ये हमेशा से हो रहा है। पिछले 3 साल से पाकिस्तान की मिडिल क्लास बमुकाबला पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट चल रहा है। मैंने 3 साल पहले इसीलिए कहा था कि ये मुख्तलिफ लोग हैं, ये कोई पहाड़ों से उतर के नहीं आए हुए और ये कोई मौलवी भी नहीं है, ये कोई पिसा हुआ तबका भी नहीं है। मिडिल क्लास है पाकिस्तान की, ये आपको टक्कर देगी। मैंने ये कहा था ना कि आपको टक्कर के लोग मिले, तो एक्चुअली 3 साल से यही हो रहा है। जब भी कोई जुल्म और ज्यादती होती है, लोग बड़ी शिद्दत से उसके खिलाफ बोलते हैं। वो गलत चीज़ देखते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, वो गलत होता हुआ देखते हैं तो उसके खिलाफ बात करते हैं। उसकी वजह से एक रद्द-ए-अमल आता है। ये लोग डरे हुए नहीं है, खौफजदा नहीं है। ये देखते हैं आर्मी चीफ गलत बात कर रहे हैं तो आर्मी चीफ के खिलाफ वो बोल देते हैं। DGI-SPR ने कोई झूठ बोला है तो उनके खिलाफ बोल देते हैं। किसी सियासतदान ने कोई, इवन इमरान खान साहब की गलतियों पे, ये इमरान खान साहब को भी, हालांकि सबसे बड़ा लीडर है पाकिस्तान का, बाकी तो कोई उसका मुकाबला ही नहीं कर सकता इस वक्त। ये तो सरकारी मुलाजमीन है, वो तो लीडर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा। तो ये जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है या जो क्लास एक्टिव हो गई है, जिसको मैं टक्कर के लोग कहता हूं, ये तो इमरान खान साहब जब गलती करते हैं तो इमरान खान की गलती को भी पकड़ लेते हैं। PTI किसी गलत बंदे को टिकट दे दे, मिनिस्टर बना ले या उसको कोई ओहदा दे दे तो उसकी ऐसी तैसी फेर देते हैं, 24 घंटे में फैसला वापस लेने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की एक बड़ी खराबी ये होती है कि जब भी वो ये देखते हैं कि उनके खिलाफ कोई चीज़ हो रही है या वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो बजाय इसके कि वो अपने आप को ठीक करने के, वो उन लोगों को ख़राब करना शुरू कर देते हैं जो निशानदेही कर रहे होते हैं। अब सख्ती जनाब इमरान खान साहब पे कर दी गई है पहले मरहले में, और अदालत के अहकामात के बावजूद इमरान खान साहब के वकला को इमरान खान साहब से मिलने के लिए जाने की इजाज़त नहीं दी गई। फैसल फरीद साहब हैं, उन्होंने कोशिश की, उनके बाद अदालती अहकामात भी हैं, इसके बावजूद उन्हें जेल के अमले ने मना कर दिया, उन्होंने इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया। और रद्द-ए-अमल अब जो शुरू हुआ है, जो कुछ भी आर्मी चीफ के मुतनाज़ स्टेटमेंट के बाद हुआ, उसमें सबसे पहले मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था, इमरान खान साहब को टारगेट किया जा रहा है और 10 दिन के लिए, लगभग 26 या 27 तारीख तक के लिए जो है इमरान साहब की समात जो है इमरान खान साहब की, उसको मुलतवी कर दिया गया है। हालांकि एक आधे दिन के लिए होती है, इससे ज़्यादा तो होती नहीं है। इस पे जो फैसल चौधरी साहब हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान के केसेस की जेल समात इतने दिल के लिए मुलतवी करना और तब तक इमरान खान की वकला और फैमिली से मुलाकात रोकना बाइस तशवीश है। इमरान खान को तनहा जेल अथॉरिटीज़ के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। हमें पता है जेल हुकाम अपने मामलात में इतने आज़ाद नहीं हैं, बल्कि बहुत सारी जगहों पर महकूम है। मुलाकात करवाई जाए ताकि आवाम को इमरान खान की हालत के बारे में बताया जा सके। ये जनाब फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं। PTI इसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल दे रही है कि ये कैसे हो सकता है कि आप इमरान खान को दोबारा से कह दें, तन्हाई में डाल दें। और ये रद्द-ए-अमल है उस बात का जो पाकिस्तान के लोगों ने आर्मी चीफ के स्टेटमेंट के रद्द-ए-अमल के तौर पर जो कुछ कहा, ये एक तरह से उसका जवाब है। और अब 10 दिन के लिए इमरान खान साहब से कोशिश कर रहा है सिस्टम की जनाब मुलाकात ना करवाई जाए, इमरान खान साहब को फिर कह दे तन्हाई में रखा जाए, उन्हें परेशान किया जाए। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाएगी और मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, वो एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं। हत्ता कि पंजाब के अंदर आलिया हमजा साहिबा ने कहा कि हम पूरे तरीके से, पूरे ज़ोर के साथ इसका मुकाबला करेंगे, हम इमरान खान को किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ेंगे और इसकी इजाज़त इस निज़ाम को कभी नहीं देंगे कि ये जो मर्ज़ी मनमानी करें इमरान खान के साथ और उसको उसी तरह से ट्रीट करें जैसे ये माजी में करते रहे। अब नाज़रीन ये चीज़ आ गई आपके सामने, आर्मी चीफ के जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर रद्द-ए-अमल रुक ही नहीं रहा, एक के बाद एक रद्द-ए-अमल आता है। अभी ये आलिया हमजा साहिबा का जो स्टेटमेंट आया रद्द-ए-अमल के तौर पे, मैं वो स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाया। तो वो ये कह रही है कि जरताज गुल को
जैसे उठाया गया कमल शोजब को, जिस तरह घर घर बेघर होकर फिरती रही कमल शोजब, सनम जावेद, खदीजा शाह, आयशा भुट्टा, तैयबा राजा, मैं किस किस का नाम लूँ, यहाँ पर हमने फस्तायत बर्दाश्त कर दी और आज भी कर रहे हैं। मैं सिर्फ अरबाब इख्तियार से एक बात कहना चाहती हूँ, माएँ बहनें बेटियाँ साझी होती हैं, किसी एक औरत की इज्जत बाकी औरतों से मुकद्दम नहीं हो सकती। इस नफरत को कम करें। आलिया हमजा, यानी पाकिस्तान की रियासत गुलाम बन चुकी है एक तरह से आप सोचें तो मरियम नवाज की। रियासती इदारे जो हैं वो उनकी चाकरी कर रहे हैं। मरियम नवाज की कोई तौहीन कर दे या उनके बारे में कोई तनकीदी ट्वीट कर दे तो उसको ISI वाले उठाकर ले जाते हैं और चिड़ियाघर के साथ जो बेसमेंट है वहाँ जाके मारते हैं, हत्ता कि और शहरों से भी उठा रहे हैं और टॉर्चर करके उन्हें मना करते हैं। तो बेचारे लोग रो रो के कह रहे होते हैं कि हम मरियम नवाज के खिलाफ आइंदा कोई बयान नहीं देंगे, हम मरियम नवाज। ये ISI इस मकसद के लिए बनी थी। हमने तो ISI को बहुत बड़ा इदारे के तौर पे देखा है। हमने तो उसे देखा कि वो ये काम नहीं करेगी, बल्कि वो काम क्या करेगी, वो काम करेगी दुश्मनों से लड़ेगी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करवाएगी। हम तो वो चीज़ देख रहे थे। लेकिन ये जिस लेवल पे मामला आया हुआ है, और हो सकता है माजी में भी ऐसे ही हो, बल्कि डेफिनेटली ऐसा ही होगा माजी में भी ये सारा कुछ करते रहे, लेकिन हमें क्योंकि दिखाई नहीं देता था और बराह रास्त इसमें हम टारगेट नहीं हुए, तो इसलिए हमें आइडिया नहीं था। अब आर्मी चीफ साहब ने जो कुरान पाक का आयत का हवाला दिया, उस हवाले से भी शदीद तनकीद हो रही है और बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए कि जी ये ज़रूर बताएं, आपके आर्मी चीफ सिर्फ वो आयत पढ़ के हमेशा सुनाते हैं जिसमें मुखालिफ का एक हाथ एक तरफ का और टांग एक तरफ की काट दी जाती है आयत के अंदर, कि जनाब ये फितना है तो इसको कुचलना है तो इसकी एक तरफ का हाथ और एक तरफ की टांग काट दी जाए। कुरान पाक की आयत का मफहूम है। लेकिन अगर आप कुरान पाक को पढ़ें और वो पूरी सूरत पढ़ें तो आपको समझ आता है वो मखसूस हालात के अंदर मखसूस लोगों के खिलाफ उन कंडीशंस के अंदर वो आयत नाजिल हुई है और किस तरह के फितने को कुचलना है, वो फितना किस तरह का है, उसको कुचलना कैसे, ये वो चीज़ें हैं। आज के दौर में जब आर्मी चीफ ये आयत सुनाते हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का एक तरफ का हाथ और एक तरफ की टांग आप काट देंगे? जो टाउट है सबसे बड़ा लाल टोपी वाला, वो तो यही कहता है कि PTI के काटने हमने, और गर्दनें भी उतार दी हैं तलवार के साथ। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आर्मी चीफ ने ये आयत दहशतगर्दों के लिए पढ़ी या PTI के लिए पढ़ी, इसमें एक इबहाम पैदा रखा गया, जानबूझकर ग्रे एरिया छोड़ा गया या गलती से छोड़ा गया, लेकिन वो एक ग्रे एरिया है जिसका फायदा उठाया जाता है कि जनाब ये आयत PTI भी फिट कर दो और इधर भी फितनतुल खवारिज के ऊपर भी फिट कर दो। लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूं और कसम खा के बताता हूं, मुझे आदत नहीं है लेकिन मैं कसम खा के भी आपको कह सकता हूं, हल्फन आपको कह सकता हूं कि जब मैं ISI की हिरासत में था, जब वो हम पे टॉर्चर करते थे तो हमें ये आयत का तर्जुमा सुनाते थे। वो ये कहते थे तुम लोग फितना हो, हम तुम्हारी एक तरफ की टांग और एक तरफ की हाथ काटेंगे, अल्लाह का हुक्म है। वो ये बातें करते थे। मैं कहता था कौन सा फितना है, जवाब ही इसका कोई नहीं होता था। उन्होंने औरिया मकबूल जान साहब को जब मारा तो उनको ये आयत सुना के उन्हें, क्योंकि औरिया मकबूल जान साहब ने वहां कुरान पाक की तलावत शुरू कर दी थी। जब वो औरिया मकबूल जान साहब पे टॉर्चर कर रहे थे तो औरिया मकबूल जान साहब कुरान पाक की तलावत कर रहे थे, पूछ लीजिएगा आप उनसे जाकर। तो उन्होंने उनका मुंह दबाया और फिर उनको ये पढ़ के बताया, उन्होंने कहा जी तुम फितना हो, तुम्हारा एक तरफ का हाथ और एक तरफ की टांग हम काट देंगे। ये मैं सुन रहा था और मैं चीख रहा था, ना मारो, बुजुर्ग आदमी है, क्यों मारते हो, मुझे मारो, ये डर जाएगा, मत मारो इसे। तो मेरे जो सेल था उसके जंगले के आगे वाला भी वो घसीट के बंद कर दिया, इतनी तकलीफ दी इन्होंने। तो ये आर्मी चीफ वही वाली आयत सुनाते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या कुरान पाक सारा इमरान खान के खिलाफ या PTI के खिलाफ नाजिल हुआ है जो आप एक आयत पढ़ के आप सुनाते हैं? क्या कुरान पाक में कोई झूठ के बारे में कोई तस्करा नहीं है, धोखे के बारे में कुछ नहीं है, करप्शन, बेईमानी, फ्रॉड, मुनाफकत, इसके बारे में कुरान पाक में आपने कुछ नहीं पढ़ा? क्या कुरान पाक में खवातीन और बच्चों के साथ जो नाइंसाफियां की गई, जो जुल्म और जबर और फस्तायत की गई, उसके बारे में आपने कुरान पाक में कुछ नहीं पढ़ा? आपने खुदा खौफी के बारे में कुरान पाक में कुछ नहीं पढ़ा? ये जो सारी चीजें हैं कुरान पाक में, सिर्फ ये एक आयत नहीं है और इसको आप जिसके ऊपर दिल करता है चस्पा कर देते हैं कि जनाब ये आयत इसके ऊपर फिट करो, अब इसको दबाना है हमने। कल MQM के बारे में ये आयत सुनाई जाती थी, इनके भी एक तरफ के हाथ और पांव काट दो, आज वो अच्छे बच्चे बन गए हैं तो वो साथ हैं। परसों किसी और के बारे में सुनाई जाती थी। एक दौर था तालिबान के साथ मिलकर ये आयत सुनाई जाती थी दूसरों को मारने के लिए, और एक दौर है कि अब वो तालिबान जो है वो विलन हो गए तो अब उनके खिलाफ सुनाई जाती है। तो ये कुरान पाक का इस तरह का इस्तेमाल ये भी गलत है। ये उलमा इकराम का काम है कि उलमा इकराम बताएं कि क्या ठीक है और क्या गलत है। वैसे उलमा इकराम भी यहाँ पे बहुत सारे दरबारी हैं, वो कुछ भी कह देते हैं। तो कुरान पाक की आयत ज़रूर सुनाई जाए, लेकिन सिर्फ
स्पेसिफिक एरिया को निकाल के किसी एक ग्रुप को टारगेट करना ये नामुनासिब है। और मैं पूरे यकीन से इसलिए कह रहा हूं कि जब ये आयत सुनाई जाती है हाथ और पांव काटने वाली, तो पीटीआई को टारगेट किया जाता है। वो वजह यह है कि मैंने खुद अपने कानों से सुना है, ना सिर्फ अपने कानों से सुना बल्कि मैंने लाल टोपी वाले से भी सुना है। अब वो लाल टोपी वाला जो है ना 3 में ना 13 में, वो कहता है जी कासिम सूरी ने बंदे हायर कर लिए मुझे मारने के लिए। ये एक ऐसा आदमी है जो बंदूकें लेके प्लाटों में दौड़े लगाता फिरता है, कभी इधर भागता है कभी इधर भागता है। मैं जनाब आज कुस्तुन दुनिया फतह कर रहा हूं, आज मैं जनाब यरूशलेम के अंदर जा रहा हूं, आज मैं जनाब दिल्ली को फतह कर रहा हूं, कल जनाब मैंने जाके वहां पे श्रीनगर को फतह कर देना है। ये टोटल औकात है, प्लाटों के अंदर दौड़े लगाई, यहां से बंदूक लेके उधर, वहां से बंदूक लेके उधर, और अजीबो गरीब तरीके से फायरिंग करता है। एक भी इसका निशाना टारगेट के ऊपर नहीं लगता। ये बना हुआ है बहुत बड़ा मुजाहिद और दुनिया को बता रहा है जनाब कि हमने जहाद लड़ना है और हमने ये करना है। अब रुख कर दिया जनाब तोपों का श्रीनगर से हटा के इधर काबुल की तरफ कि जनाब अब इनको मारेंगे हम पश्तूनों को। कभी रुख कर देता है ईरान की तरफ या सऊदी अरब के अंदर गए, वहां पे इन्होंने शर्मिंदा करवाया। तो अब वो कह रहे जी कासिम सूरी जानता भी नहीं इस आदमी को मेरे ख्याल में, और उसको फिक्र भी नहीं है इस बंदे की। ना ये 3 में ना 13 में है, ना इसके बारे में कोई बात करता है ना कोई इसके बारे में सोचता है। लेकिन ये अजीब ज़हनी बीमारी का शिकार है। अंडा बॉयल कर रहा था, एक जगह में देख रहा था अंडा फ्राई कर रहा था, यहां पिस्तौल लगाया हुआ साथ, ये नहीं यहां अपनी कमर के साथ पिस्टल बांध के तो अंडा फ्राई कर रहा है। अजीब कैरेक्टर नहीं है, कार्टून जैसा। तो कासिम सूरी ने टाइम ज़ाया करना है इसके ऊपर। ये तो मुझे बहुत हैरत हो रही है। उस बंदे ने ये आयत सुनाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह। ये पीपल्स पार्टी को और पीएमएलएन को सोचना चाहिए जरा इक्तदार के नशे से बाहर आए। कल यही चीजें आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होंगी, पहले भी होती रही हैं। इमरान खान अगर आज खड़ा हो गया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसीज के खिलाफ, तो उसका साथ दीजिए। आप मिलिट्री को वापस बैरकों में भेजें, इनको वापस इनके मोर्चों में भेजें और आप मुल्क को संभालें। सियासतदानों का ये काम है, ये फौज का काम नहीं है करने वाला। इसकी वजह से पाकिस्तान यहां तक पहुंच गया है। अब नाज़रीन, इसमें एक बहुत बड़ा धोखा है जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने किया है। पहले तो मैं आपको ना ये जो मरियम नवाज ने धोखा दिया, ये साथ साथ आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धोखा जब जब ये देंगे हम हकायक सामने लेकर आएंगे। टिकटॉकर ने धोखा ये दिया कि नालायकी और बेहिसी के अंबार लगे तो महंगाई 38% पर गई। ये याद रखना आपने, नालायकी और बेहिसी, इनके अंबार लगे तो महंगाई कहां गई? 38% पे। अवाम का जीना मुहाल हो गया, लोग खुदकुशियां करने लगे। अब मैं आपको बताता हूं इसका जवाब क्या है। ये अहमद वड़ाई साहब ने भी लिखा है, फैक्ट चेक कर लेते हैं। जुलाई 2023 में इमरान खान की हुकूमत गिरी थी 2022 के अप्रैल में, शुरू में बिल्कुल, यानी मार्च 2022 तक इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। अप्रैल के शुरू में उनकी हुकूमत गिर गई। उस वक्त जो महंगाई थी उसकी शरह थी 12%, इससे कुछ कम थी। 12% और इससे कुछ कम उस वक्त की शरह थी महंगाई की। जब शहबाज शरीफ साहब आए, इन्होंने वो तबाही फेरी कि 2023 के जुलाई आते आते ये महंगाई को उठाकर ले गए 38% तक। ये जुलाई 2023 का डाटा है कि महंगाई 38% तक गई थी, 40 को भी टच किया था। ये कारनामा, ये नालायकी, ये पाकिस्तान के अंदर नकम्मापन, ये इसी खानदान का दिया हुआ है। इसी खानदान ने महंगाई को 38% तक पहुंचाया और आज ये इमरान खान के खाते डाल रहे। कैसी बेशर्मी और ढिठाई के साथ झूठ बोलते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ऐसी झूठ बोलने वाली, प्रोपेगेंडा करने वाली, गालियां निकालने वाली और पैसे खर्च करके सोशल मीडिया पर गंद फैलाने वाली खातून को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कैसे सपोर्ट कर सकती है। मुझे समझ नहीं आती इस बात की। यानी मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने खुद देखा है कि गालियां देने वाले जितने भी अकाउंट हैं उनमें से अक्सर को मरियम नवाज फॉलो करती है। जितना भी जो अकाउंट गंदी से गंदी गाली देगा ना, आप उस पे जाएं, वॉल पे जाएं, आपको नीचे नजर आ जाएगा कि मरियम नवाज उसको फॉलो करती है, साफ आपको नजर आएगा। तो ये इस तरह की खातून को ये कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? और ये खातून ही ऐसी नहीं है, ये इनकी खानदानी बीमारी है। इनके वालिद हैं नवाज शरीफ साहब। जरा ये नवाज शरीफ साहब का आप स्टेटमेंट देखें, आप हैरान हो जाएंगे, यार कोई आदमी ऐसा कैसे हो सकता है और इस तरह से बात कैसे कर सकता है। नवाज शरीफ भी जनाब पीटीआई भी तनकीद कर रहे हैं। अपने सूबाई अरकान के कुछ लोगों से मिले हैं, कुछ इजला के, और वहां पे नवाज शरीफ कह रहे हैं जी कि करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी ये तब्दीली की सौगातें थी। अब आ जाना एक एक करके। करप्शन के केसेस नवाज शरीफ के ऊपर अभी तक चल रहे हैं। करप्शन इंडेक्स पे आलमी सतह पे बताया गया कि अब करप्शन ज्यादा हुई है, इनके दौर में करप्शन बढ़ी है। ये इंटरनेशनल डाटा कह रहा है। पूरी दुनिया के अखबारात में और जरीदों में इनकी करप्शन की स्टोरियां छपी हुई हैं। इमरान खान के खिलाफ कभी भी आपको 9 मई या इद्दत के केसेस ना बनाए पड़ते।
اگر عمران خان کرپٹ ہوتا تو نواز شریف کے اوپر جو کرپشن کے کیس بنے آج تک یہ جواب نہیں دے سکے. NRO 2 لے کر انہوں نے اپنی جان چھڑائی. معاشی تباہی تو آپ نے پھیڑی ہے. پاکستان میں انویسٹمنٹ ختم ہو گئی, مہنگائی بڑھ گئی, نوجوان پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں, مایوسی پاکستان کے اندر بدترین پھیلی ہوئی ہے. IMF کے ساتھ دنیا کے بدترین آپ نے معاہدے کر لیے ہیں, پاکستان کے اداروں تک کو آپ نے IMF کے سامنے گروی رکھ دیا, ہر چیز میں IMF گھسا ہوا ہے. یہ تو معاشی تباہی آپ نے پھیری ہے. مہنگائی پاکستان کی تاریخ کا 50 سال کا مہنگائی کا ریکارڈ آپ کے دور حکومت میں ٹوٹا ہے, اور یہ سرکاری اعداد و شمار ہے, میں نہیں کہہ رہا. اور آخری چیز بدتمیزی, تو بے نظیر بھٹو کی ننگی تصویریں جہاز سے کس نے پھینکی تھی؟ کون کہتا تھا انگریزوں کے کتے نہلانے والے لوگ؟ آج تک پاکستان کی تاریخ میں سیاست میں جتنی بدتمیزی اور بے شرمی ہوئی ہے وہ اس کا ایک بڑا حصہ اس خاندان کے کھاتے میں. اور اب ان کو جواب دینے کے لیے مڈل کلاس سامنے آئی ہے, تو انہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے خلاف کیسے بول سکتے ہیں؟ جو تم بو گے وہ تم کاٹو گے, اور تمہیں وہ کاٹنا پڑے گا. ناظرین, بلوچستان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا ان پہ تو بات ہوتی رہے گی. سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے. وہاں پہ جو ہرنائی میں دھماکہ ہوا, کوئلے کی کان کن وہاں پہ شہید ہو گئے. وہ اپنے کام کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے, روزی کمانے کے لیے. تو ان کو ان کے گھروں تک پہنچانے کے لیے چندہ یہ لکھ رہے ہیں سینیٹر مشتاق صاحب. وہ کہہ رہے ہیں شہداء کی لاشوں کو لے جانے والے 10 میں سے 4 ایمبولینسوں میں پیٹرول ختم ہو گیا. پیٹرول پمپوں پر لاشیں وہاں پڑی ہوئی ہیں اور گاڑیاں وہاں کھڑی ہوئی. چیئرمین نیپرا, دوسری طرف وہ بتا رہے ہیں کہ چیئرمین نیپرا اپنی تنخواہوں میں 3-3 4-4 گنا خود ہی اضافہ کر رہا ہے. یعنی بغیر حکومتی منظوری کے اپنی تنخواہ 3 گنا بڑھا لی, اور تنخواہ 7,72,000 سے بڑھا کر 32,50,000 روپے کر دی انہوں نے خود. ممبران کی تنخواہ 29 لاکھ روپے ماہانہ سے زائد کر دی گئی. یہ ملک اشرافیہ کا ملک ہے. غریب آدمی کی لاش جا رہی ہے نا, تو ایمبولینس میں پیٹرول نہیں ہے. یاد ہے اسی بلوچستان سے قائد اعظم نکلے تھے اور قائد اعظم کی ایمبولینس کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا. یاد ہے آپ کو؟ یہ وہی بلوچستان ہے. آج وہاں پہ مزدور کی لاش جا رہی ہے تو ایمبولینس کے اندر سے پیٹرول ختم ہو گیا. وہاں بہت سارے لوگ مجھے معذور ملے بلوچستان میں. میں نے پوچھا اتنے لوگ کیوں معذور ہو جاتے ہیں؟ یہاں پولیو کے آپ قطرے نہیں پیتے؟ انہوں نے کہا یہ پولیو سے نہیں ہے, یہاں جس کو چوٹ لگے معذور ہو جاتا ہے. اسپتال ہی کوئی نہیں ہے, ایمبولینس کوئی نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے لے کر جائیں جا کے علاج کروا کے آئے. دور دراز سے سارے اسپتال پنجاب میں بنائے. بلوچستان میں اتنا سا بھی کام نہیں کیا. تو وہاں کے لوگوں کی محرومیاں ہیں, اور محرومیاں دور کرنے کا ہمارے پاس سب سے آسان اور اچھا طریقہ ہے بندہ اٹھاؤ اور اغوا کر لو, اور اس کو پھر چھوڑنا نہیں ہے. یہ ہم کر رہے ہیں. جب تک ہم اپنی پالیسیز ٹھیک نہیں کریں گے ملک ٹھیک نہیں ہوگا. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے, اور وہ فیصلہ ہے ایک بڑا احتجاج کرنے کا. اور بڑے احتجاج کے لیے ایک بڑا الائنس بنایا جا رہا ہے, اور اس الائنس کی تیاری آخری مراحل میں ہے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ عید کے بعد فوری طور پہ ایک بڑی تحریک چلائی جائے گی, اور اس تحریک کے لیے تیاریاں مکمل کی جائیں. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جو ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ حکومت کے خلاف بڑی سیاسی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے, اور بہت جلد اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بن رہا ہے. عید کے بعد گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم سے ہی حکومت کے خلاف تحریک کا آغاز ہوگا. پیپلز پارٹی نون لیگ کی لڑائی سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ عید سے پہلے پہلے یہ حکومت خود گر جائے گی. کچھ جرنلسٹ جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے 3 مطالبات ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. 3 چیزیں وہ چاہتے ہیں, پھر وہ فل فلیج اپوزیشن کے احتجاج کا حصہ بن جائیں گے. ایک ان کا مطالبہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو فنڈز وغیرہ ملتے ہیں ترقیاتی, اس میں جو حلقے جہاں پہ ان کے لوگ ہیں وہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, فنڈز وغیرہ وہاں پہ جاری کیے جائیں. دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو سربراہی ہے اپوزیشن اتحاد کی وہ فضل الرحمان صاحب کو مل جائے. ابھی اچکزئی صاحب کے پاس ہے, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کو جو اپوزیشن اتحاد ہے اس کی سربراہی انہیں ملے, اور وہ اس کا حصہ بنے, اس کی سربراہی کریں. نمبر 3 وہ ایک انتخابی اتحاد بھی مانگ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اگلا الیکشن ہو تو اس میں ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں. ہمیں آپ بتا دیں کہ جہاں سے ہم نے الیکشن لڑنا ہے وہاں پی ٹی آئی اپنا بندہ کھڑا نہ کرے. لیکن یہ بڑا ضروری ہے فضل الرحمان صاحب کے لیے, اس لیے کہ جہاں پہ بلے کا نشان آ گیا نا وہاں فضل الرحمان صاحب اپنا مضبوط ترین آدمی بھی کھڑا کریں گے تو وہ الیکشن نہیں جیتے گا. یہ بات فضل الرحمان صاحب جانتے ہیں. تو فضل الرحمان صاحب کو اب یقین دہانی چاہیے کہ ہمیں کچھ حلقے آپ دے دیں گے صوبائی اور قومی اسمبلی کے, جہاں سے پی ٹی آئی اپنے امیدوار کھڑے نہیں کرے گی تو فضل الرحمان صاحب پھر نکال لیں گے سیٹ آرام سے. تو یہ 3 چیزیں فضل الرحمان صاحب مانگ رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ انتخابی اتحاد ہو سکتا ہے یا نہیں, لیکن عمران خان صاحب ایک گارنٹی چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فضل الرحمان صاحب کو اگر سربراہی دینی بھی ہے تو ایک گارنٹی یہ چاہیے کہ حکومت کے ساتھ کسی قسم کی مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی ڈیل نہ کریں اور کسی قسم کا دھوکہ نہ دیا جائے اپوزیشن کے اتحاد کو. یہ عمران خان صاحب کی سوچ ہے.
اب ناظرین امریکہ کے اندر ایک اور مظاہرہ ہوا ہے, وہاں پہ قاسم سوری صاحب نے بڑی سخت تنقید کی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ, اور بڑے سخت انہوں نے بیانات دیے ہیں. شہباز گل صاحب نے بھی وہاں پہ جو ہے وہ خطاب کیا ہے, اور اوورسیز پاکستانی آہستہ آہستہ دوبارہ سے مومنٹم بنا رہے ہیں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ عید کے بعد ایک نیا راؤنڈ شروع ہوگا پوری دنیا کے اندر اور اسپیشلی پاکستان کے اندر. لیکن رمضان المبارک میں جو ایکٹیویٹیز ہوں گی پولیٹیکل, وہ بتائیں گی کہ آنے والے دنوں میں ہونے کیا جا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.